हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हनुमान जंगीर, केमिस्ट्री फैकल्टी सीएलसी सीकर। देखिएगा, अपन ने सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था। आज अपन रेडॉक्स स्टार्ट कर रहे हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ रेडॉक्स में अपन को पढ़ना है क्या है, जिससे अपन को आइडिया रहे कि हाँ ये टॉपिक अपन को कवर करना है और उनको अपन कैसे कवर करते हुए चलेंगे वो देखिएगा। ठीक है, तो रेडॉक्स में पढ़ना क्या है, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी टॉपिक है, उन सब की बात करेंगे सबसे पहले तो। उसके बाद पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीकरण अपचयन एंड रेडॉक्स एंड इट्स टाइप। ऑक्सीकरण अपचयन, रेडॉक्स एवं उसके प्रकार, ये पढ़ेंगे। ठीक है बात। उसके बाद अपन पढ़ेंगे, ये फर्स्ट टॉपिक हो गया, ये सेकंड टॉपिक हो गया। उसके बाद थर्ड पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीकारक अभिकर्मक एवं अपचायक अभिकर्मक, ऑक्सीकारक एवं अपचायक। उसके बाद पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स का संतुलन। उसके बाद पढ़ेंगे अपन इक्विवेलेंट मास, तुल्यांकी द्रव्यमान, जो मैंने मूल में नहीं पढ़ाया था, अभी पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसी के अंदर एक बात पढ़ेंगे एन फैक्टर। इसी के आगे बात करेंगे अपन H2O2 के बारे में। मैंने H2O2 के बारे में आपको उसमें दे रखा है, कंसंट्रेशन दे रखी है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखी है मूल में, तब मैंने आपको बोला था H2O2 रेडॉक्स में पढ़ेंगे अपन। इसके अलावा जो है वो फिर अपन कैलकुलेट करेंगे कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस, तुल्यांक का सिद्धांत क्या होता है, और उसके बाद एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के मेथड, और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का आकलन कैसे करना है। ये सारा जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट और एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट, ये वैसे बेसिकली मूल का पार्ट था। मैंने कहा था यहां करवाएंगे क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस से करने वाले हैं इन सबको, इसलिए अपन यहां पे बात करेंगे। ठीक है बात, चलो आगे। चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह। सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक। क्या होता है, डेफिनेशन समझिएगा, डेफिनेशन समझो। ऑक्सीकरण अंक की डेफिनेशन क्या है? किसी यौगिक में किसी यौगिक में किसी परमाणु पर उपस्थित वास्तविक या काल्पनिक आवेश को ऑक्सीकरण अंक कहते हैं। ऑक्सीकरण अंक कहते हैं। किसी यौगिक में किसी परमाणु पर उपस्थित
किसी यौगिक में किसी परमाणु पर उपस्थित वास्तविक या काल्पनिक आवेश को ये अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अंक कहते हैं। मेरे को ये बात तो समझ में आता है कि ऑक्सीकरण अंक जो होता है वो आवेश के बराबर होता है, लेकिन ये वास्तविक और काल्पनिक का क्या लोचा है? सुने बात को, वास्तविक का मतलब जो रियलिटी में आपको दिखेगा, और काल्पनिक का मतलब दिखता नहीं है लेकिन आएगा, अपन को ऐसा लगेगा आएगा, है ना। तो सुने बात को, वास्तविक आवेश कब आएगा? अगर मैं आयनिक यौगिक की बात करता हूं, आयनिक यौगिकों में, अच्छा आयनिक यौगिक की बात करता हूं, आयनिक यौगिकों में, तो आयनिक यौगिकों में मालूम है क्या होता है? आयोनिक यौगिक बनते हैं इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से। किससे बनेंगे? इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से। जैसे NaCl हुआ, NaCl आयोनिक यौगिक है, ये कंप्लीट ट्रांसफर से बनाया, तो Na के ऊपर प्लस बनाया, Cl के ऊपर माइनस बनाया। अब अपन जल्दबाजी में NaCl को सीधा NaCl लिख देते हैं, बाकी लिखना तो ऐसे चाहिए Na प्लस और Cl माइनस। अगर ऐसे लिखा मैंने तो ये देखो, ऑक्सीकरण अंक को ON से लिखूंगा। देखो सोडियम के ऊपर वास्तविक आवेश दिखा +1, Cl के ऊपर वास्तविक आवेश दिखा -1, वास्तविक आवेश दिखा Na के ऊपर +1, Cl के ऊपर -1। ये वास्तविक आवेश दिख गया है। ये वास्तविक आवेश अगर दिख गया है तो इसका मतलब ये हो गया, ये +1 हो गया, ये -1 हो गया, ये +1 हो गया, ये -1, यही ऑक्सीकरण अंक होगा। ठीक है, जैसे BaCl2 आयोनिक यौगिक है, तो ये ऐसे बनता है, बेरियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक Cl 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, 2 Cl 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। तो ये तो वास्तविक आवेश आ गया ना, जल्दबाजी में मैंने ऐसे लिख दिया, अदरवाइज ऑक्सीडेशन नंबर तो ये हुआ, इसका +2 एंड इसका -1। ठीक है, अब आगे बात करो। सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं, कोवेलेंट यौगिक जो होते हैं, सहसंयोजक यौगिक जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, वो कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉनों के साझा से बनते हैं। किससे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन के साझा करने से बनते हैं। सहसंयोजक यौगिक इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से बनते हैं। तो साझा करेगा तो ऐसा करेगा, जैसे HCl हुआ, ये HCl। अब एक बात बताओ, इसके ऊपर वास्तविक आवेश दिख रहा है क्या? Cl के ऊपर कोई चार्ज है, H के ऊपर कोई चार्ज है क्या? नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो कंप्लीट ट्रांसफर हुआ ही नहीं। अब सुनिए बात को, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ तो सुनना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl अपन को मालूम है ज्यादा होती है किससे? H से। Cl की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, तो Cl कभी न कभी इससे इलेक्ट्रॉन लेगा। जब बॉन्ड बनाया उस समय खूब इसने वादे किए थे कि देखो हमेशा साथ रहेंगे, कभी भी अलग नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉनों को लूंगा नहीं कभी। लेकिन Cl जो है ना, उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, ये अपनी आदत से मजबूर है Cl। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा ही लेगा, जब इसको मौका मिलेगा तो Cl इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो एक तो इसका खुद का, तो हाइड्रोजन का तो एक ही लेगा ना, एक लेगा। तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन का इन फ्यूचर में इसको फायदा होने वाला है, हुआ तो नहीं ना, होगा, तो -1, और इसके ऊपर क्या आएगा? +1। ठीक है, समझ में आई बात? तो आएगा, ये आया थोड़ी ना, बॉन्ड टूटेगा तब की बात है ना। सिमिलर वे में CO2 हो, कोवेलेंट कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। मेरे को मालूम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन से। अगर ऐसा है तो इसका मतलब तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसा जाएगा, कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस इधर हुआ तो +2 कितना हुआ? +4, इसका आएगा -2, इसका -2। तो ऑक्सीकरण अंक की बात करूंगा तो इस ऑक्सीजन का -2, इस ऑक्सीजन का +4, और इसका भी -2 आएगा। -2 + 4 -2 ये आने वाले, -2 + 4 -2 ये आने वाले हैं ऑक्सीकरण अंक। ये बात क्लियर सारी? तो ये तो इसमें CO2 में कहां दिख रहा है आवेश? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, आयोनिक यौगिक में वास्तविक आवेश होता है, जबकि सहसंयोजक यौगिक में काल्पनिक आवेश होता है। ये देख लो, काल्पनिक है, आएगा, आया थोड़ी ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अंक बोलते हैं। तो ये बात समझ में आ गया, वास्तविक कब होगा, काल्पनिक आवेश कब होगा। आयनिक यौगिक है तो वास्तविक है, और अगर सहसंयोजक यौगिक है तो उसे कैसे आवेश बोलेंगे? काल्पनिक बोलेंगे। ठीक है बात, चलो आगे बात करते हैं, ऑक्सीकरण अंक के नियम पढ़ते हैं, रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर।
रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, एक एक रूल्स पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर रूल, फर्स्ट नंबर रूल देखो क्या है। फर्स्ट नंबर रूल, किसी तत्व का या किसी परमाणु का मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में फ्री स्टेट, किसी के साथ कंबाइन नहीं हुआ है, फ्री स्टेट में ऑक्सीकरण अंक 0 या 0 होता है, 0 या 0 होता है। एग्जाम्पल देखो कैसे। अगर मैंने बोला सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो मैं कहूं अकेला है ना, 0 होगा। H2 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, ये किसी के साथ जुड़ा थोड़ी ना है, H2 अकेला ही तो है, किसी के साथ कंबाइन नहीं हुआ, तो ऑक्सीडेशन अंक क्या होगा, 0। ओजोन में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, 0, क्यों, ये किसी के साथ जुड़ा ही नहीं है ना, फ्री स्टेट है, फ्री स्टेट है, फ्री स्टेट है, तो ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, 0 होगा। समझ में आई बात। सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर रूल, फर्स्ट ए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फर्स्ट ए के तत्वों का संयुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था का मतलब हो गया कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट मतलब किसी के साथ जुड़ा है, में ऑक्सीकरण अंक +1 होता है। क्या होता है, +1। ये फिक्स रूल है। तो अगर मैंने अब एग्जांपल दिया कि NaCl में Na का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, अब तो कंबाइंड स्टेट में है तो +1 आएगा, ठीक है। थर्ड नंबर, सेकंड ए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये अगर दे रखे हो के तत्वों का संयुक्त अवस्था में ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, इनका संयुक्त अवस्था में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2 होगा। आगे बात सुनो, ठीक है। नेक्स्ट रूल, 4 नंबर, एल्यूमिनियम का संयुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था में ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है। एल्यूमिनियम है तो उसका संयुक्त अवस्था में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +3 होगा, ठीक है। अगला रूल देखिए, 5th नंबर, हाइड्रोजन का संयुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था में ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। कितना होगा, +1। परंतु धातु हाइड्राइड में अगर हाइड्रोजन धातु के साथ जुड़ी हुई है तो उसे बोलते हैं धातु हाइड्राइड। धातु हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। क्या होगा, -1। एग्जाम्पल देखो, ये हाइड्रोजन है, अगर ये किसी अधातु के साथ जुड़ा हुआ है और या फिर धातु के साथ जुड़ा हुआ है, धातु के साथ जुड़ा हुआ है तो -1 है और अदरवाइज +1 है। जैसे NH3 में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक, तो NH3 में हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, अधातु है, अधातु है तो अधातु के साथ जुड़ता है तो +1 है। सोडियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा, सोडियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीकरण अंक होगा वो देखो धातु के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, -1 होगा। क्या होगा, -1 हो जाएगा। सोडियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 6 नंबर पॉइंट देखिए, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन का संयुक्त अवस्था में, का संयुक्त अवस्था में ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अंक
सामान्यतः -1 होगा। अब फ्लोरीन का -1 हमेशा सदैव, क्यों? फ्लोरीन तो सबसे विद्युत ऋणी परमाणु है ना, पूरी केमिस्ट्री में सबसे अधिक विद्युत ऋणी परमाणु कौन है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का तो हमेशा -1 ही होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन एवं आयोडीन के अन्य ऑक्सीकरण अंक भी हो सकते हैं, अन्य ऑक्सीकरण अंक हो सकते हैं, और वो कौन कौन से हो सकते हैं? +1, +3, +5 और +7 भी हो सकते हैं। ये आगे मैं प्रॉब्लम कराऊंगा, उस समय प्रूव भी करूंगा। तो हेलोजन का -1 होगा, फ्लोरीन का हमेशा -1 होगा, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के -1 के अलावा कौन से ऑक्सीकरण अंक हो सकते हैं? +1, +3, +5 और +7 भी हो सकते हैं। ठीक है, अगला रूल देखिए, 7 नंबर। रूल, ऑक्सीजन का संयुक्त अवस्था में ऑक्सीकरण अंक -2 होता है। क्या होता है? -2। मैं अभी स्टार्टिंग में डेफिनेशन लिखाई थी ना, तब भी मैंने बोला था ऑक्सीकरण अंक किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु पर उपस्थित, एक परमाणु पर उपस्थित होता है। इसका मतलब एक परमाणु पर जो आवेश होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अंक बोलते हैं। इधर मैं कुछ स्पीसीज लिख रहा हूं, जैसे O-2 लिखा, तो इधर ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहा हूं, ये -2। O-2 होता है तो उसे अपन बोलते हैं ऑक्साइड। O2-2 है, इसको बोलते हैं पर ऑक्साइड। दो ऑक्सीजन एटम के ऊपर -2 है, तो एक के ऊपर कितना होगा? -1 होगा। O2-1, इसका नाम है सुपर ऑक्साइड, -1/2 होगा। ठीक है, O3 के ऊपर -1 हो तो इसे बोलते हैं ओजोनाइड। क्या बोलते हैं? ओजोनाइड। 3 एटम के ऊपर -1 है, तो एक एटम के ऊपर कितना होगा? -1/3। ये ऑक्सीकरण अंक आ गया। एक एग्जाम्पल देखना, चलो एग्जाम्पल बाद में बात करेंगे। ये समझ में आ गए? तो ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ओजोनाइड, बात क्लियर। लास्ट रूल देखिए, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के ऑक्सीकरण अंक का योग, अंकों का योग उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। जैसे क्या कहना चाह रहा है? H2O लिया, H2O के ऊपर चार्ज कितना है? 0 है, तो मैं ऐसा बोल दूं 2 इंटू हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक प्लस हाइड्रोजन 2 है ना, तो 2 इंटू हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। सिमिलर वे में अगर ऐसा दे रखा है SO4-2, तो इसका ऊपर चार्ज कितना? -2 है, तो सल्फर का ऑक्सीकरण अंक प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक इज इक्वल टू -2 होगा। फिर सल्फर का ऑक्सीकरण अंक प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक किसके बराबर होना चाहिए? आवेश के बराबर, तो वो क्या होगा? -2। ये 8 रूल्स लिखे हैं मैंने ऑक्सीडेशन नंबर के। इन्हीं रूल्स का आपको क्या करना है? यूज करना है। इन्हीं रूल्स का आपको क्या करना है? यूज करना है, और आपको क्वेश्चन करने हैं। बात क्लियर? चले आगे, चले, चलो ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से।
सुने बात, जैसे मैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिख रहा हूं, रेखांकित परमाणु अंडरलाइन एटम का ऑक्सीकरण अंक ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करो। रेखांकित परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करो। मैं कुछ लिख रहा हूं, जैसे एग्जाम्पल लिख रहा हूं, फर्स्ट CO2 में कार्बन का, H2O में ऑक्सीजन का, अमोनिया में नाइट्रोजन का, सोडियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन का, KO2 में ऑक्सीजन का, ठीक है, K2Cr2O7 में क्रोमियम का, KMnO4 में Mn का, अमोनियम आयन में नाइट्रोजन का, सल्फेट आयन में सल्फर का, इसका क्लोरीन का, सोडियम अमलगम में सोडियम का, ठीक है, नाइट्रोजन का, ठीक है बात। और बताओ, सारे हो गए लगभग, 4 से आ गए सारे। ये लो, ये लो, नौ और 9 18 मैंने लिख दिए, ठीक है। ये 18 क्वेश्चन हो गए एक तरीके से आपके लिए। रेखांकित परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करो, ठीक है। चलो एक और कर लेते हैं, इधर S लिख देता हूं CH4 और इधर लिख देता हूं T CCl4, कार्बन कार्बन। क्वेश्चन डील कैसे करना है, मैं जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करके बता रहा हूं, ए वाला, जिसका आपको कैलकुलेट करना उसका x मान ले। माना कार्बन का, लिखना नहीं बार बार, माना कार्बन का ऑक्सीकरण अंक x है, तो कार्बन का हो गया x प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है, 2 इंटू -2, 8 वाला रूल लगाओ, ओवरऑल चार्ज कितना है 0, तो x -4 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस का 4। बोलो हाँ या ना, आएगा। सेकेंड नंबर B, H2O है, तो ऑक्सीजन का कैलकुलेट करना, तो 2 इंटू +1 प्लस x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2। C पार्ट, अमोनिया में नाइट्रोजन का कैलकुलेट करना, तो x प्लस 3 इंटू +1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3। ये लो साहब। अगला सोडियम हाइड्राइड, Na का तो +1 होता ही है, प्लस x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1। अगला पोटेशियम का +1 होता है, प्लस 2x इज इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -½ ऑक्सीजन का -½ आया, जब ऑक्सीजन का -½ आता तो उसे क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। क्या नाम हो जाएगा, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। बात समझ में आ रही है। F नंबर K2Cr2O7, x मान लो, पोटेशियम 2 इंटू +1, 2x प्लस 7 इंटू -2 इक्वल टू क्या 0, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 12, x इज इक्वल टू आ जाएगा +6। F हो गया। G बोलो, x मान ले KMnO4 में Mn का, K का +1 Mn का हो गया x, 4 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +7। ये लो। H अमोनियम आयन, x मान लो +4 इंटू +1 इज इक्वल टू +1, तो x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। SO4 -2 में
सल्फर का x मान लो 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2 x इज इक्वल टू +6। अरे गुणा भाग तो करना आता है ना कि नहीं आता है? जे HOCl, H का +1, ऑक्सीजन का -2, Cl का x इज इक्वल टू 0, तो x बराबर +1। मैंने तुम लोगों को एक चीज लिखाई थी, मैंने एक चीज लिखाई थी कि क्लोरीन का +1 भी हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का। ये देख लो आया HClO2, HClO2, HClO2 का अगर बात करें तो +1 प्लस x +2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आएगा? +3 आएगा। ये लो +3 भी आएगा, लिखाया था L नंबर। HClO4 है, x मान लो +1 प्लस x +4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर +7। ये L आ गया। M x +2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर +2। ऑक्सीजन का +2 भी होता है, -2 लिखाया, -1 -हाफ माइनस का 1/3 +2। ऑक्सीजन +2 ओनली फॉर फ्लोरीन के साथ जाएगा। ऑक्सीजन से अधिक विद्युत ऋणी कौन है केमिस्ट्री के अंदर? फ्लोरीन एक ही तो है जो उसे इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, बाकी किसी के पास इतनी औकात नहीं है कि जो किससे इलेक्ट्रॉन खींच सके, ऑक्सीजन से। तो फ्लोरीन जुड़े हुए दो तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो +2। तो ऑक्सीजन के ऊपर +2 आ सकता है, वो भी फ्लोरीन जुड़ा हुआ हो तो। N सोडियम अमलगम में, ये सोडियम अमलगम जो है ना मिश्र धातु है। कैसी है? मिश्र धातु। और मिश्र धातु में हमेशा कैसा अस्तित्व होता है? भौतिक सह अस्तित्व होता है, मतलब कोई रिएक्शन नहीं हो रखी इनके बीच में, इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं है। ये ओनली फॉर फिजिकल एग्जिस्टेंस है। ये ओनली फॉर कैसा एग्जिस्टेंस है? फिजिकल एग्जिस्टेंस है, भौतिक सह अस्तित्व है इनके बीच में। अगर इनके बीच में भौतिक सह अस्तित्व ही है ओनली फॉर, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन कोई ट्रांसफर किया ही नहीं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं किया तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? 0। मरकरी का भी कितना आएगा? 0। इस बात को ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। भौतिक सह अस्तित्व का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ। ये सारे जो बने हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज से बने हैं या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने। ये तो बस पास में रख दिया मिश्र धातु। मिश्र धातु आपस में रिएक्ट नहीं करके बनता है, ठीक है। ओ x मान लो तो 3x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू माइनस का 1/3। आगे बोलो नाइट्रेट P, x मान लो 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू +5। Q में HNO2 है, तो +1 प्लस x +2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +3। ये Q आ जाएगा। R के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इनको हटा दिया जाए। चलो ये R के बारे में बात करते हैं भैया। Fe का मान लो x, Fe का कैलकुलेट करना है इसमें। x मान लो तो x इंटू 0.94 प्लस -2 इज इक्वल टू 0, तो 0.94 x इज इक्वल टू 2, तो x बराबर 200/94, 100/47। जो 2 से तो ज्यादा है लेकिन 3 से क्या है? कम है, ठीक है। 100/47। s x +4 इंटू +1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर -4। t x +4 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। इस बार नीट 2020 में 2020 में यही तो क्वेश्चन आया है भैया जी। कौन सा? CH4 CCl4 में कन्वर्ट होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर में मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितने से कितना हो जाता है? तो -4 से +4। यही तो क्वेश्चन था। -4 से कितना हो जाएगा? +4। किसका? कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा था, कहां से कहां चेंज हो जाएगा? तो -4 से +4 में परिवर्तित हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा था, देखिए, ठीक है। बात चले आगे। चलो ये तो बात हो गई ऑक्सीकरण अंक की। आगे बात करते हैं, आओ। अब देख लो सिंपल सा क्वेश्चन,
पहला टॉपिक है उसी में से क्वेश्चन पूछ लिया। चले आगे, चलो अब अपन बात करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीकरण अंक की परास। ऑक्सीकरण अंक की परास तो मतलब कहां से लेके कहां तक हो सकता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। सुने बात, रेंज कहां से लेके कहां तक होती है? रेंज होती है n-8 से लेके n तक होती है, ये रेंज का फॉर्मूला है। n-8 से लेके n तक रेंज होती है, कहां से लेके n-8 टू n तक। अच्छा ये है, तो यहां पे n क्या है, यहां पे n जो है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं अपन जिन्हें, वो है। कैलकुलेट करके बताओ, जैसे मैंने कहा बिल्कुल। सुने बात को, एग्जांपल n-8 से n है, तो मैंने कहा क्लोरीन की रेंज बताओ, क्लोरीन के ऑक्सीकरण अंक की रेंज बताओ, परास बताओ। तो मैंने कहा क्लोरीन है तो 17 होता है, 2, 8, 7 होता है, 2, 8 और 7 होता है। तो इसकी रेंज जो आएगी ऑक्सीकरण अंक की, वो क्या आनी चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 7, तो 7-8 से लेके 7 तक, तो -1 से लेके +7 तक। लिखवाई थी या नहीं लिखवाई थी, -1 से लेके +7 तक। -1 भी लिखवाया था, क्वेश्चन आया तो +1 भी आया, +3 भी आया, +5 भी आएगा, +7 भी आएगा, ये देख लो, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देख लो इसके अंदर, सल्फर के ऑक्सीकरण अंक की रेंज चाहिए, सल्फर के ऑक्सीकरण अंक की रेंज चाहिए, तो सल्फर 2, 8 एंड 6 होगा। तो रेंज जो आएगी जब कैलकुलेट करोगे, बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन आ गया तो n आ गया 6, 6-8 से लेके 6 तक, तो -2 से लेके +6 तक, ये सल्फर की रेंज होती है। इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी? नहीं, ठीक है। अब सुनिए बात को ढंग से, अगर कभी मैंने एक क्वेश्चन दिया और उसमें ऑक्सीकरण अंक कैलकुलेट कर लिया, मेरे को सही मालूम चले या नहीं चले कि सही हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मेरे को यह मालूम चलना चाहिए कि गलत तो हो गया क्वेश्चन। कैसे? अगर मैंने किसी सल्फर का ऑक्सीकरण अंक, मैंने कोई क्वेश्चन दिया और उसमें सल्फर का ऑक्सीकरण अंक +7 आ गया, तो मेरा दिमाग खराब होगा ना कि -2 से लेके +6 तक ही तो हो सकता है, 7 कहां से आ गया, तो 7 तो नहीं है, इसका मतलब मैं जो कर रहा हूं वो क्वेश्चन गलत है। तो जब भी अगर आउट ऑफ रेंज जाए, मेरे कहने का मतलब क्या, आउट ऑफ रेंज जाए, जो रेंज से बाहर जाता है एटॉमिक ये ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मतलब आप क्वेश्चन को रॉन्ग कर रहे हो। वहां पे आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए केमिकल बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं वापस, रेखांकित परमाणु का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करो। रेखांकित परमाणु का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है। कर लेते हैं कैलकुलेट। रेखांकित परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, क्या क्या दे रखे, जैसे देखो पहला दे रखा है H2SO3 में सल्फर का, H2SO4 में सल्फर का, H2SO5 में सल्फर का, H2S2O7, ये सब इनऑर्गेनिक में पढ़ चुके हो ना। H2S2O8 में सल्फर का, CrO5 में क्रोमियम का, HNO4 अगर कोई एसिड होता है तो इसका, ठीक है।
H3PO2 में फॉस्फोरस का, H3PO3 में फॉस्फोरस का और H3PO4 में फॉस्फोरस का। चलो ये लो आगे कैलकुलेट करना है। मैंने कहा ठीक है करते हैं, कैलकुलेट करो। चलो आओ, H2SO3 2 इंटू +1 प्लस सल्फर का X प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू प्लस का 4। आउट ऑफ रेंज तो नहीं गया, सही चल रहा है। चलो 2 इंटू +1 प्लस X प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +6। सही, अभी भी रेंज से बाहर नहीं है। सी 2 इंटू +1 प्लस X प्लस 5 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +8। गलत, 6 से ज्यादा तो जा ही नहीं सकता ना, 6 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। अब 6 से ज्यादा नहीं हो सकता है तो इसका मतलब ये गलत है चीज, ठीक है। अब गलत है तो देखो इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इसका नाम जो है परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है, जिसे अपन नॉर्मल लैंग्वेज में कैरो एसिड भी बोलते हैं। कॉमन नेम है कैरो एसिड। ये है, ये वाली जो दोनों हाइड्रोजन आई है ना, ये वाली दोनों हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन पर ऑक्सीजन है। कैसी है? पर ऑक्सीजन है, परऑक्साइड लिंकेज है। पर ऑक्सीजन है, परऑक्साइड लिंकेज है। जब ऐसा क्वेश्चन आए उस कंडीशन में अपने अकॉर्डिंग, तो अब रियलिटिक में जो है वो ये तो पर ऑक्सीजन है, और पर ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? -1। पर आपने तो ऊपर वाले क्वेश्चन में सबके -2 मान लिए, तो ये गलत हो गई ना चीज, इसलिए गलत आया। अब देखो नहीं आएगा। स्ट्रक्चर से देखना है तो देखो सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस यहां पे होगा, 2 का यहां होगा 4, 1 का लॉस इधर होगा 5 और 1 का इधर लॉस होगा, +6 ही आएगा। आएगा ना +6। मैं अब फॉर्मूले से करना चाहता हूं। 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू +1 सल्फर का X, 3 ऑक्सीजन नॉर्मल है मतलब ऑक्साइड है -2, और 2 ऑक्सीजन पर ऑक्साइड है इक्वल टू 0। अब सही आएगा, X इक्वल टू +6। X इक्वल टू क्या आएगा? +6 आएगा। अगला देखिए D, H2S2O7 तो 2 इंटू +1 प्लस 2x प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6। आउट ऑफ रेंज गया ही नहीं तो अपन को चेक नहीं करना स्ट्रक्चर, इसका मतलब जैसा सोचा वैसे ही आया। ई वाला पार्ट लिखे, 2 इंटू +1 प्लस 2x प्लस 8 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू आएगा 14, तो x इज इक्वल टू आएगा +7, जो गलत है। क्यों गलत है? +7 तो जाना ही नहीं चाहिए, +6 हाईएस्ट है, तो इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर में डिफेक्ट है। जैसा अपन सोच रहे वैसा आएगा नहीं स्ट्रक्चर। ये लो, ये परऑक्साइड लिंकेज है, ये परऑक्सीजन है, ये कैसी है? परऑक्सीजन है, परऑक्साइड लिंकेज है। अगर ये परऑक्साइड लिंकेज है तो मैं अगर स्ट्रक्चर से देखूं तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस यहां पे होगा, 2 का यहां होगा 4, 5 और 6, तो +6 आएगा। सिमिलर वे में 4, 5 और 6, +6 इधर आएगा। दोनों साइड में +6 आएगा। फॉर्मूले से करना चाहते हो तो 2 हाइड्रोजन है, 2 इंटू +1 प्लस 2x। कितनी ऑक्सीजन नॉर्मल है? 3 और 3 6। 2 ऑक्सीजन कैसी है? परऑक्साइड वाली है, इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू आएगा 12, x इज इक्वल टू +6। ये इसलिए लिखवाई गई रेंज कि आपको मालूम तो चले क्वेश्चन गलत हो गया। CrO5 आप कैलकुलेट करो, x प्लस 5 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? +10। गलत है। अरे भैया क्रोमियम के आउटर मोस्ट सेल में जो होता है ना 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2, 8, 8 और 6 होते हैं, तो अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन ही त्याग सकता है, तो +6 ही आ सकते हैं, तो गलत है। गलत है तो अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ। ये लो, इसका स्ट्रक्चर बन गया। Cr डबल बॉन्ड O, ये बन गया। 4 पेरोक्साइड के लिंकेज है, तो अब क्रोमियम का मानो X प्लस 1 ऑक्सीजन का -2, 4 ऑक्सीजन पेरोक्साइड वाली है 0, x इज इक्वल टू +6। ये आ गया।
सिमिलर वे में इसका भी आएगा 7, 7 नहीं आना चाहिए, 5 ही आएगा। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, मैं HNO3 है ना, HNO3 में एक ऑक्सीजन जोड़नी है, HNO3 में एक ऑक्सीजन जोड़नी है, तो उसको कैसे जोड़ोगे? HNO3 में एक ऑक्सीजन जोड़नी है, कैसे जोड़ोगे? तो NO O और H ये परऑक्साइड हो जाएगा, ये +5 ही आएगा। H3PO2 H नंबर कोई दिक्कत नहीं है, 3 इंटू +1 प्लस x प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +1। फॉस्फोरस आउट ऑफ रेंज जा ही नहीं रहा अभी तक, x इज इक्वल टू +3 और J नंबर पे आया 3 इंटू +1 प्लस x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +5। अभी तक तो सही चल रहे, ये हो गए सारे। तो रेंज का मतलब समझ में आया, कैसे काम में लेना है। सर कभी स्ट्रक्चर नहीं आए, तो स्ट्रक्चर नहीं आए तब तक काम दिक्कत है, ठीक है। अगर आपको स्ट्रक्चर आता भी नहीं और अब आप सोच रहे हो क्वेश्चन में तुक्का भी मारना है, तो मैं ये बोल देता हूं 99.9% केस में जब आउट ऑफ रेंज जा रहा हो तो जो हाईएस्ट पॉइंट है ना वो लिख दिया करो। जैसे इसमें जा रहा था 8, आउट ऑफ रेंज गया, सल्फर का हाईएस्ट कितना होता है 6, लिख दो 6 आएगा। 99.9% केस में कह रहा हूं, सब में नहीं आएगा। तो जो फेमस एग्जांपल है उसमें तो आ जाएगा हाईएस्ट वाला, कभी गलत हो रहा हो तो, पर अपन को स्ट्रक्चर भी नहीं आता हो तब तो, अदरवाइज स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की ट्राई करनी चाहिए, ठीक है। चले आगे, ये ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड सारी बात होगी। ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, ऑक्सीकरण अंक की रेंज क्या होगी, उसके रूल्स क्या होंगे, ये सारी बात हो गई। अब सुने आगे बात को, सुने भैया। सुन ले बात को ढंग से सुनो। अब अपन बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। ये एक नया वर्ड आया, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। क्या मतलब होता है, सुनना ढंग से। किसी यौगिक में अगर कोई कंपाउंड दे रखा है, उसमें मान लो नाइट्रोजन के 2 एटम दे रखे, तो दोनों नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्सीकरण अंक होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम। एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु जो दे रखे, एक ही तत्व के परमाणुओं के अलग अलग या इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीकरण अंक ही है। किसी यौगिक में एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणुओं के अलग अलग ऑक्सीकरण अंक को, अलग अलग ऑक्सीकरण अंक को मैं इसको ये बोल दूं क्या, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं, को ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। बोलो, किसी यौगिक में एक ही तत्व हो, किसी यौगिक में एक ही तत्वों के एक से ज्यादा परमाणु हो, तो उनके अलग अलग ऑक्सीकरण अंक को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। मैं एक बात और बता रहा हूं, ऑक्सीकरण अंक जो होता है, ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अंक ऑक्सीकरण अवस्था का
औसत होता है। ऑक्सीकरण अंक ऑक्सीकरण अवस्था का औसत होता है, एवरेज होता है। ऑक्सीकरण अंक जो होगा वो ऑक्सीकरण अवस्था का क्या होता है, औसत होता है। ठीक है बात, बोलो। ऑक्सीकरण अंक ऑक्सीकरण अवस्था का क्या होगा, एवरेज होगा। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं अपन। हाँ, एक बात ध्यान रख लेना, सुने बात को। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है तो आपको स्ट्रक्चर आना कंपलसरी है। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है तो आपको स्ट्रक्चर आना कंपलसरी है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, मैं जैसे क्वेश्चन लिख रहा हूं, निम्न यौगिकों में रेखांकित या दिए गए परमाणु का ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात कीजिए। परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात कीजिए, यह अपन से पूछा गया। ठीक है, मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं। CH3CN में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाए। देखो, एक सिंपल सी बात ये बता रहा हूं, अगर अपन एवरेज मानते हैं ना, ऑक्सीडेशन नंबर तो एवरेज होता है, तो एवरेज का मतलब क्या होता है, ये 20 रुपए का पेन ये 10 का है, तो मैं तो बोलूंगा एवरेज 15, इसका मतलब इसका भी 15 मान लो, इसका भी 15 मान लो, तो ऑक्सीकरण अंक तो आएगा 15-15। लेकिन ये 20 है, ये 10 है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। बेसिकली मीनिंग ये, इसका 20 रुपए, इसका 10 रुपए, ये तो इंडिविजुअल हो गया ना, तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, और मैं 15 बोलता हूं, वो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर। आ रही बात समझ में? अब सुनना बात गुरु से, मैंने इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर रहा हूं, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कार्बन का x माना तो 2x, हाइड्रोजन का 3 इंटू +1, नाइट्रोजन का क्या हो गया माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 0। ये तो ऑक्सीकरण अंक आया, ये तो एवरेज होता है। मेरे से तो ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है। स्ट्रक्चर बनाओ पहले इसका, CH3CN का। ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ये लो, ये C ट्रिपल बॉन्ड N आ गया। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रखी है, बोलो। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, 3। नाइट्रोजन अधिक विद्युत ऋणी है तो -3 आएगा, इसके ऊपर +3 आएगा। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp है। आपको मालूम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में sp कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर sp2 होता है और फिर sp3 होता है, ये बात है। तो ये अधिक विद्युत ऋणी है इस कार्बन से, तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर चार्ज -1 आएगा। ये ओवरऑल हिसाब किताब हो रहा है। ये अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो +1 आएगा, लेकिन 3 हाइड्रोजन से वापस खींच भी रहा है, 3 हाइड्रोजन से खींचेगा तो -3 आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन खींचो। अच्छा, ओवरऑल हिसाब करो, किताब करो, -2, ओवरऑल हिसाब किताब करो +2, तो ऑक्सीकरण अवस्था तो आएगी -2 +2। ऑक्सीकरण अवस्था क्या आएगी, -2 +2, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर इनका एवरेज होता है तो +2 -2 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 0 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा 0। ये देखो, आ गई बात समझ में कि नहीं आई अभी भी? स्ट्रक्चर बनाओ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखो। कार्बन नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन अधिक विद्युत ऋणी है तो तीनों इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो नाइट्रोजन का -3 आएगा, इस कार्बन के ऊपर +3 आ गया। अब ये कार्बन अधिक विद्युत ऋणी है तो इसे एक साझे का इलेक्ट्रॉन खींचा तो -1 आया, इसके ऊपर +1 लिख दिया। इस कार्बन ने तीनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो -3 आ गया, ये चीज बैठ गई। बोलो, चलो आगे बात करते हैं। सेकेंड नंबर एग्जांपल, अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। एक से ज्यादा परमाणु है नाइट्रोजन का, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा बेटा। हर किसी का कोवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, है ना। ये आयोनिक कंपाउंड है, अगर ये आयोनिक कंपाउंड है तो NH4+ और क्या बनेगा, NO3- बनेगा। NH4+ और NO3- बनेगा। बस स्ट्रक्चर हो गया। इसका -3 है, इसका +5 है, ये तो हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए तो इन दोनों का एवरेज कर लो, +5 -3
+2 डिवाइड बाई 2 +1, और आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट करते तो 6 में से 4 जाते, 2 डिवाइड बाई 2 तो भी +1 ही आता। थर्ड नंबर और देखो, देखते जाओ अब तो आप बस। अमोनियम नाइट्रेट हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, मेरे को जैसे Fe3 ये ले लो, C3O2, इसका नाम कार्बन सब ऑक्साइड है, कार्बन सब ऑक्साइड है। इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है, किसका? कार्बन का। स्ट्रक्चर बनाओ, कार्बन तो कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा, ये लो। सब कार्बन का हाइब्रिडेशन अगर चेक करो तो इसका भी sp आएगा, इसका भी sp आएगा, इसका भी sp आएगा। तो सब कार्बन की विद्युत ऋणता आपस में बराबर, तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे, इनके बीच में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ, बस ऑक्सीजन लेगा। ऑक्सीजन ने इससे 2 ले लिया +2, इस ऑक्सीजन ने से भी इससे 2 ले लिया +2, यहां पे कोई साझा नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं, तो 0। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +2 0 +2 या +2 +2 0, इस टाइप से। इसका +2 है, इसका 0 है, इसका +2 है। ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये आ गई। ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए तो आएगा 4/3 प्लस में। ठीक है, अगला देखो, Br3O8 है, ब्रोमीन का पूछ लिया, तो स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा, इसके अलावा अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। Br Br एंड Br, डबल बॉन्ड O, 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 एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। सारे ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस यहां पे होगा। ब्रोमीन से अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन है, तो इधर होगा 6, इधर होगा 4 का लॉस, इधर होगा 6 का। तो ये तो होगी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर पूछ ले तो तीनों को ऐड कर लो, डिवाइड बाई 3 कर दो, एवरेज ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अगला एग्जांपल देखें, S2O3-2, इसका नाम है थायोसल्फेट। क्या नाम है? थायोसल्फेट। सल्फर के बारे में बात करनी है, बनाओ स्ट्रक्चर बनाओ पहले तो। S डबल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड O, O माइनस O माइनस। हाइब्रिडेशन आना चाहिए बेटा, अब आपको कैलकुलेट करना। इसका हाइब्रिडेशन मैं लिख रहा हूं sp3, और इसका लिख रहा हूं 2 लोन पेयर है ना, तो इसका आएगा sp2। sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3। तो एक काम करो, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लेके जाएगा, तो इसके ऊपर आएगा -2। इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया तो +2, एक इधर लॉस करेगा तो +1, एक इधर लॉस करेगा तो +1, और ये 2 ऑक्सीजन इधर और लेंगे तो +2। कितना आ गया बोलो? +6। तो एक का आया -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक सल्फर का -2, एक का +6। ऑक्सीडेशन नंबर दोनों को ऐड कर लो, 4 डिवाइड बाई 2 +2, ये ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। 5 एग्जाम्पल हो गए, और देखो अभी तो एग्जाम्पल। और देखो, छठा एग्जाम्पल देखो, F नंबर S4O6-4, इसका नाम है टेट्रा थायो -2 है, टेट्राथायोनेट आयन। टेट्राथायोनेट आयन है, स्ट्रक्चर बना लो जल्दी से इसका। सारे सल्फर का हाइब्रिडेशन sp3 है, तो इनका मतलब इनकी विद्युत सबकी बराबर हो गई। सबकी विद्युत बराबर हो गई, तो 2 यहां लॉस हो रहा है, 2 यहां लॉस हो रहा है, 1 यहां पे लॉस हो रहा है। इस सल्फर का 5, सिमिलर वे में 5 इसका। इस सल्फर और इस सल्फर के बीच में इलेक्ट्रॉन का कोई ट्रांसफर नहीं, 0, इसका 0। तो ये तो आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए तो चारों को जोड़ दो, 10 डिवाइड बाई 4 2.5 आएगा, प्लस का 2.5 आएगा। आगे देखो,
Fe3O4 में Fe के बारे में पूछा गया, Fe3O4 में Fe के बारे में पूछा गया ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सुने बात को, Fe3O4 नाम का कोई ऑक्साइड होता ही नहीं, एक्चुअल में ये मिक्स ऑक्साइड है। क्या है? मिक्स्ड ऑक्साइड है। किसका मिक्स ऑक्साइड है? FeO प्लस Fe2O3 का। बस आपका काम हो गया। अगर ये है तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +2, और इसमें क्या होगी? +3। अगर आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे तो आप बोलोगे एक की +2 है, दो की +3 है। ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा तो तीनों को जोड़ दो, 8/3 आएगा प्लस में। यहां तक बात क्लियर? और पूछ ले आपसे तो आपसे ये पूछा जा सकता है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 में क्लोरीन के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर किसके बारे में बात हो रही है? Cl के बारे में, है ना। देखो ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, कैसा सॉल्ट है? मिक्स सॉल्ट है। मिक्स सॉल्ट का मतलब ये होता है, कैसे बनता है ये देखो समझो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया मैंने, सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवाई HCl के साथ, तो ये बन गया CaOH और बन गया Cl। ये आया, इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी, अभी भी OH है इसके अंदर, तो HOCl के साथ करवा दी, तो CaOH और H कैंसिल हो गया, OCl और क्या हो गया? Cl। ब्लीचिंग पाउडर को आप ऐसे लिख सकते हो। तो देखो अगर इसको मैं सॉल्ट है तो आयंस के फॉर्मेट में लिखूंगा, तो आयंस के फॉर्मेट में लिखूंगा तो Ca के ऊपर आएगा +2, OCl के ऊपर आएगा -1, Cl के ऊपर आ गया -1। तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो तो सामने दिख रहा है, -1 चार्ज है। इसका कैलकुलेट कर लो, इसका +1 आएगा। कैसे कैलकुलेट किया? ऑक्सीजन का होता है -2, इस Cl का हो गया x = -1, x = +1। ऑक्सीडेशन नंबर पूछे Cl का, +1 -1 = 0 /2, 0 आएगा। आ रही बात समझ में? क्या नहीं आ रही? बोलो। ये सारे मैंने जितने भी एग्जाम्पल थे, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड। ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी कैलकुलेट करना है उस समय आपको स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। देख लो मैंने हर केस में स्ट्रक्चर बनाया है। जब तक स्ट्रक्चर नहीं आएगा तब तक नहीं कर पाओगे। इनऑर्गेनिक अच्छी होनी चाहिए, एटलीस्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आने चाहिए, इनके नाम सुने हुए होने चाहिए। ठीक है बात? चलो आगे। एक इससे रिलेटेड बात दे रखी है, एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, उसका रीजन बता देता हूं क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं। एक तो दे रखी है उसके अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ, आप इनऑर्गेनिक में पढ़ चुके हो। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ेगी एसिडिक स्ट्रेंथ, फर्स्ट ऑफ थिंग। सेकेंड नंबर, अपन इनऑर्गेनिक में फजांस के रूल से, रेजोनेंस वगैरह से चेक करते हैं, तो वहां पे चेक किया हुआ क्राइटेरिया, इसलिए अपन यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो एप्लीकेशन ये दे रखी है। ठीक बात। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और बता देते हैं कुछ। चलो देख कि क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो देखें। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। 2-3 क्वेश्चन और देख ले आप, जो सिंपल से मॉड्यूल वगैरह में दे रखे होंगे, तो आपको उसमें हेल्प मिल जाएगी। क्या क्वेश्चन दे रखा है? 1 मोल KMnO4 5 मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो अंतिम उत्पाद में Mn का ऑक्सीकरण नंबर ज्ञात करो। ये पूछा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बात समझ लीजिएगा, KMnO4 है, 5 मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। यहां पे कुछ Mn की स्पीसीज बनेगी, मेरे को मालूम नहीं है यहाँ पे क्या आने वाला है। यहाँ पे मैंने खाली जगह रख रही है। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स बना दिया, मतलब कुछ खाली जगह है, कुछ लिखना है मेरे को, कोई जो चार्ज आएगा। ठीक है, सुने बात को। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर लिख के KMnO4 का कितना आया? +7। बस ये लिख दे, +7 आया। तो एक बात सुने, +7 में 5 मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो चार्ज क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर चार्ज कितना आता है? नेगेटिव। 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो चार्ज क्या आएगा? -5। ओवरऑल हिसाब किताब देखो क्या बचेगा? +2। तो इसका मतलब जो अंतिम उत्पाद होगा
उसमें Mn के ऊपर क्या चार्ज आएगा, प्लस। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे बोलो भैया। जैसे एक क्वेश्चन और देख लो इसी टाइप का। अगर ये ऐसा बोलता कि 1 मोल K2Cr2O7 है, ठीक है, 1 मोल K2Cr2O7 है, और मेरे से ऐसा पूछ लिया जाए ये 3 मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तीन मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। चलो इसका क्वेश्चन रहने दो, मैं दूसरा लिखा रहा हूं। 2 मोल N2H4 है, 2 मोल N2H4 20 मोल इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो अंतिम उत्पाद में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करो। नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करो। ठीक है बात? तो सुने बात को, कैसे करना है। 2 मोल N2H4 है, तो ये लो मैंने 2 मोल N2H4 लिख दिया। 20 मोल इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ये लो 20 मोल इलेक्ट्रॉन भी लिख दिया। एक बात बताओ, 2 मोल के लिए 20 मोल इलेक्ट्रॉन त्यागता, तो 1 मोल के लिए कितना त्यागेगा पहले तो ये बताओ। 10 मोल आ जाएगा कि नहीं आएगा बताओ। 2 मोल के लिए 20 है तो 1 मोल के लिए तो 10 आएगा। सुनना, इसके अंदर 2 नाइट्रोजन एटम है ना, तो 2 नाइट्रोजन एटम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता? 10। तो 1 नाइट्रोजन एटम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? 5 मोल। 1 मोल नाइट्रोजन एटम बोल सकता हूं मैंने रफली लिखा है। 1 नाइट्रोजन एटम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? वापस सुने, 2 मोल N2H4 20 मोल इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो 1 मोल के लिए 10 आ जाएगा। इस 1 मोल N2H4 में नाइट्रोजन के कितने एटम है? 2, तो 1 के लिए कितना आ जाएगा? 5। उस N2H4 में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक बताओ मेरे को तो जल्दी से। 2x + 4 × +1 = 0, तो x बराबर -2। नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज था -2, 5 मोल इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो माइनस का 5 कम हो जाएगा। ये माइनस का 5 कम कर दो, माइनस का करना है, कम करना है तो माइनस साइन लगा दिया, तो क्या हो जाएगा? -2 + 5 = +3। इसका मतलब अंतिम उत्पाद में चार्ज क्या होगा? +3 होगा। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा अंतिम उत्पाद में? +3। समझ में आया? बोलो। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखे। X, Y एंड Z के ऑक्सीडेशन नंबर क्रमशः +6 + 1 -2 है, तो इनसे बनने वाले यौगिक का सूत्र क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया केवल, ओनली, Y2XZ4। सेकंड दिया केवल, Y2X2Z7। थर्ड दिया केवल, Y4X2Z8। में रुक जाना, Y2X2Z4, और डी दिया Y2XZ4 एंड Y2X2Z7। ये दोनों बन सकते हैं, ऐसा दिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो करना क्या आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना है, ऑक्सीडेशन नंबर सेटिस्फाई करा दो। अब जैसे इसके ऊपर चार्ज 0 है ना, तो लास्ट में जाके 0 आना चाहिए, सब ऑक्सीडेशन नंबर का सब। ठीक है, इन सब पे 0 आना चाहिए, तो सेटिस्फाई करो। Y2 2 × +1 + X6 + 4 × -2 = 0, तो कितना आ जाएगा? आ रहा है कि नहीं आ रहा है 0? देखो, +2 + 6 8 -8 आ गया ना 0, तो इसका मतलब ये तो है ही है। Y2XZ4 तो होगा ही होगा। अगला देखो, Y2X2Z7, तो 2 × +1 + 2 × +6 + 7 × -2, चेक कर लो, +2 + 12 -14, ये भी आ गया 0। इसका मतलब ये भी होगा, ये भी होगा। आंसर डी हो गया।
इसमें चेक करो नहीं आएगा, +2, 2 इंटू +6 +4 इंटू -2 +2 +12 -8 प्लस का 6 बच जाएगा, जबकि इसके ऊपर चार्ज तो कुछ है ही नहीं, 0 है, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात? कर लोगे इस टाइप से। तो आज अपने फर्स्ट लेक्चर में अपन ने बात की है ऑक्सीडेशन नंबर की, ऑक्सीडेशन स्टेट की, इसके एप्लीकेशन से, इससे रिलेटेड क्वेश्चन की। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे ऑक्सीकरण अपचयन रेडॉक्स, रेडॉक्स के टाइप, ऑक्सीकारक अपचायक और बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स। क्या स्टार्ट करेंगे? बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स। यहां तक करना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।